गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कुछ इकोसिस्टम के बारे में, जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 70 के अंदर दिया गया है। हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, फूड चेन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो वर्कशीट नंबर 70 शुरू करते हैं। आवर एनवायरमेंट के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। एक्चुअली आवर एनवायरमेंट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम है। चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम द एंटायर इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। किसी एनवायरमेंट के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी भी एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग एज वेल एज जो लिविंग थिंग्स हैं उन पर डिपेंड है, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऐसा एरिया जो है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, या जो कोई ज़मीन है जहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, जहाँ पर पानी है, मिट्टी है, छोटे छोटे जीव हैं, इंसेक्ट्स हैं, कोई एनिमल्स हैं, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। मतलब जैसे प्लांट्स हैं, लिविंग्स हो गए, लिविंग थिंग्स हैं, जो पानी है या जो मिट्टी है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सारे इकोसिस्टम के एग्जांपल होते हैं। अभी हम सारा धीरे धीरे पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स के एग्जांपल्स, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस जगह के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, बिल्ड अप द इकोसिस्टम, और क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। एंड इज डिजाइंड एज द बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। और जब इस तरीके से पूरा एरिया, मतलब जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जो पूरा एरिया होता है उसको हम इकोसिस्टम या बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर बोल सकते हैं। जैसे पोंड का इकोसिस्टम है, पोंड के अंदर तालाब जो है उसके अंदर पानी है, जमीन है, पत्थर मिलेंगे आपको, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जू प्लैंकटन मिलेंगे, मतलब पोंड के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उनको मतलब वो मिलेंगे। फाइटोप्लैंकटन मतलब पौधे मिलेंगे छोटे छोटे, जू प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे, मछलियाँ मिलेंगी। तो पूरा का पूरा जो पोंड है वो एक तरीके से इकोसिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं जो कि इकोसिस्टम में जो हमें पढ़ना है वो देखिए। दोबारा से आ जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। अब देखिए जो इकोसिस्टम है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पोंड एंड फॉरेस्ट। ऐसा इकोसिस्टम जो कि नेचर ने बनाया है, मतलब जो नेचुरल है, जो हमने नहीं बनाया है, नेचुरल है। जैसे कि लेक हो गए, पोंड हो गए, फॉरेस्ट हो गई, ओशियन हो गए, है ना। ये सारे इकोसिस्टम क्या है, ये नेचुरल है, मतलब ये नेचर ने बनाया है, इनमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम जैसे ही होगा लेकिन वो मैनमेड होगा, उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे क्रॉप फील्ड, जो आपकी खेत है, वो एक इकोसिस्टम है। वहाँ पर भी मिट्टी भी है, प्लांट भी है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं, एनिमल्स भी हैं, है ना, वहाँ भी सारी चीज़ें हैं। एक्वेरियम के अंदर हम खुद, आपको पता है कि मछलियों को मतलब अपने घरों में पाल लेते हैं। एक्वेरियम छोटे से बॉक्स में पानी भर के उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि ओशंस के अंदर होती हैं, वो एक्वेरियम और गार्डन, ये सारे इकोसिस्टम ही है, लेकिन ये हमने बनाए हैं, ये मैनमेड है, इसलिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, थोड़े से हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए जो फॉरेस्ट है, ओशियन है, लेक है, डेजर्ट है, इन सब के अंदर बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक सारे फैक्टर्स होंगे। मतलब लिविंग थिंग्स भी होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इकोसिस्टम है, ये सारे के सारे जो नाम आपके सामने लिखे हैं, जो आप ये डायग्राम्स देख रहे हो, सुंदर सुंदर फोटो देख रहे हो, ये सारे के सारे इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे नेचुरल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे नेचुरल हैं, ये मैनमेड नहीं है। आपको पता है फॉरेस्ट, जंगल जो है वो अपने आप बनते हैं, नेचर से नेचुरल है, हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओशियन हो गए, ऐसे ही लेक हो गई, ऐसे ही डिजर्ट हो गई, ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम है।
है। अब आ जाते हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसके अंदर, जैसे जो क्रॉप फील्ड है यानी कि जो हमारे खेत होते हैं, ये हम उस ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं, मतलब हम उस ज़मीन में उर्वरक डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, है ना, उसके अंदर उसमें बीज डालेंगे, उसको उगाएंगे, सारा काम हम करेंगे। तो हमारा उसमें इंटरफेरेंस है, मतलब मैन उसको बना रहा है तो वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल है। ऐसे गार्डन आपने घर में अपने घर के आसपास आप गार्डन क्रिएट करते हैं, हम खुद बनाते हैं उसको। ऐसी टेरेरियम, देखिए जैसे एक्वेरियम होता है मछलियों को पालने के लिए अपने घरों में बनाते हैं आप, या फिर बड़ी बड़ी मतलब जगह पर आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि छोटा एक्वेरियम हो, लेकिन एक्वेरियम मैनमेड होता है मछलियों के लिए, फिशेस के लिए। ऐसे जो टेरेरियम होता है ना, जो टेरेरियम होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। अगर पौधों को आप एक तरीके से प्रिजर्व करें, प्रिजर्व तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब पौधों को पालने के लिए, जैसे हम मछलियों को पालने के लिए अपने घर में एक्वेरियम बनाते हैं, ऐसे ही अगर किसी ग्लास के वेसल के अंदर, किसी ग्लास में आप सेम कल्चर करें, मतलब प्लांट्स को उगाने की कोशिश करें, तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं दैट इज कॉल्ड टेरेरियम। ये बिल्कुल एक्वेरियम की तरह होता है, लेकिन प्लांट्स के लिए होता है, जैसे एक्वेरियम मछलियों के लिए, ऐसे टेरेरियम प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी मैन मेड होता है। ग्रीन हाउस जो होते हैं, अपने जो ग्रीन हाउस होता है उसमें भी क्या करते हैं हम, यही होता है, उसके अंदर भी जो ग्लास के बहुत बड़े बड़े हाउसेज होते हैं उनके अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं, ताकि ये अधिकतर उन जगह पर होते हैं जहाँ पर जो सनलाइट होती है वो नहीं होती है, मतलब जो ठंडे पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ताकि एक बार जब सनलाइट आ जाए उस ग्रीन हाउस के अंदर, तो जब वापस, क्योंकि जो ग्लास होता है वो मतलब वापस नहीं जाने देता, वो हीट को कैप्चर कर लेता है। तो ग्रीन हाउस भी मैनमेड होता है। जू जो होते हैं आपको पता ही है, जू हम खुद बनाते हैं, वहाँ पर आपको सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, लेकिन इंसान उसको पालता है, इंसान उनकी सारी देखभाल करता है। तो जो जू है वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। फिश फार्म जो होते हैं, मतलब फिशेस को जो फिश होती हैं उनकी फार्मिंग होती है, उसके लिए फिश फार्म बनाए जाते हैं, ये भी मैनमेड होता है। डैम भी मैनमेड होते हैं। आर्टिफिशियल वेटलैंड भी जो होते हैं वो भी मतलब एक तरीके से मैनमेड है या फिर आर्टिफिशियल, और ऐसे ही जू। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आर्टिफिशियल और या फिर मैनमेड इकोसिस्टम के। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, हमारा जो वर्कशीट थी उसमें हम आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या पढ़ना है कि जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए इकोसिस्टम के अंदर दो तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड। ठीक है, ये सारे एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि प्लांट या एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब ये सारे कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, जैसे अब जो बायोटिक होते हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर उसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के अंदर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर जो इनके ऊपर फीड करेंगे, मतलब जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होंगे खाने के लिए, वो कंज्यूमर हो गए। और जो कंज्यूमर के ऊपर फीड करेंगे दैट इज डिकम्पोजर। कंज्यूमर में फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट। ये सारे अभी हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम जरा देख लेते हैं एक बारी। देखिए पहले एनवायरनमेंट को डिवाइड किया, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के अंदर। बायोटिक के अंदर पीपल आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स, आई थिंक ये पेन दिख नहीं रहा होगा, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। और जितनी भी नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कि रॉक्स हो गई, वाटर हो गए, एयर, विंड, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं दे आर नॉन लिविंग, और इनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, जो नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। अब अगर जो आगे का डिवाइडेशन जो हमने वहाँ पढ़ा था, अगर हम उसे थोड़ा ढंग से पढ़ें। अब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग हमने डिवाइड कर लिया। अब जो लिविंग है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है किसी इकोसिस्टम के अंदर, उसके कितने टाइप हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। बायोटिक कंपोनेंट में सारे एनिमल्स, सारे इंसेक्ट, सारे लिविंग थिंग्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के अंदर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो अपना फूड बनाए दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर में क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। प्रोड्यूसर में आएंगे क्या, जो प्लांट्स हैं वो आएंगे, और कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए
उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे, प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहेंगे, मतलब प्रोड्यूसर से ये फूड लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डीकम्पोजर होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर ओन फूड बाय ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट और एनिमल। अब क्या होता है, देखिए किसी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर है उसने फूड प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने फूड प्रोड्यूस कर दिया। अब जो प्रोड्यूसर है उसको फीड करेगा कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेगा कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर से फूड लेगा कंज्यूमर। अब जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की डेथ हो जाएगी, मान लीजिए, मतलब सबकी नहीं होगी, मतलब कुछ प्लांट्स मर जाएंगे, कुछ एनिमल्स मर जाएंगे, तो उनकी बॉडी के ऊपर जो फीड करेगा, जो उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करेगा, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है उसके पार्ट्स हो सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और ओमनिवोर। जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका मतलब है डायरेक्टली ओन प्लांट ओन हर्बीवोर्स, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो कि केवल प्लांट को खाएंगे, हरे प्लांट मतलब जो घास है उसको खाएंगे या प्लांट्स को खाएंगे या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट खाएंगे, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और इनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, आपने ये चीज़ें छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी होंगी, हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर को के ऊपर फीड करेंगे, मतलब ऐसे कंज्यूमर जैसे कि मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं वो उनको खाएंगे, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इसको हम कार्निवोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और ओमनिवोर जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो कि मतलब केवल प्लांट्स खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि जो प्राइमरी कंज्यूमर थे उनके ऊपर फीड करेंगे, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद ओमनिवोर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, हमने बायोटिक जो कंपोनेंट थे उसको पूरा डिवाइड करके हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे, थोड़ा सा और समझते हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। उसके बाद में हम वर्कशीट को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें आती हैं, एयर, वाटर, लाइट एक्सेट्रा, ये सारी एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम के अंदर दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद न्यूट्रिशन के बेस पर इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जैसे प्रोड्यूसर मैंने आपको बता दिया, सारे ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं एबायोटिक। और कौन सी प्रोसेस से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए डायरेक्टली का मतलब कि ऐसा एनिमल जो कि डायरेक्ट प्लांट के प्रोडक्ट खा रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर के ऊपर। जैसे मान लीजिए हिरन है, ठीक है, डियर है, वो क्या करता है, प्लांट खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट खाता है। हियर को जो डियर होता है उसको खाता है लायन। अब जो देखिए ये डियर, ये हो गया हिरन आपका, ये हो गई प्लांट मान लीजिए, ठीक है। तो प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाएगा लायन। अब देखिए जो डियर है वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर, ठीक है, लेकिन लायन खा रहा है डियर को, लेकिन डियर अगर जिंदा है तो किसकी वजह से है, प्लांट की वजह से। तो जो लायन है वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर। मेरी बात समझ आई? देखिए मैंने क्या बोला, दोबारा से समझते हैं, मैंने क्या बोला, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर हिरन डिपेंड है, ठीक है, हिरन डिपेंड है और हिरन को खा रहा है शेर, ठीक है। तो देखिए जो हिरन है वो डायरेक्टली डिपेंड है इस प्लांट के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर, लेकिन जो शेर है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर, क्योंकि अगर उसको हिरन को खाना है तो हिरन जो है वो जिंदा इसीलिए है क्योंकि उसने प्लांट खाया है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता ही है। तो कंज्यूमर दोनों तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों डिपेंड होंगे किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। अब जो कंज्यूमर है वो चार टाइप के बता रखे हैं, जैसे हर्बीवोर्स, ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए। हर्बीवोर्स जो कि प्लांट ईटर है, जैसे कि गोट हो गए, डियर हो गए, जो प्लांट खाएंगे। कार्निवोर्स जो कि फ्लैश खाएंगे, मतलब मांस खाएंगे, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सारे। ओमनिवोर्स जो कि दोनों खाएंगे, प्लांट और एनिमल, जैसे कि ह्यूमन। और पैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, लिव ऑन द बॉडी, उसके अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, और किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह करके फीड करेंगे, जैसे कि लाइस हो गई, जैसे कि जुएं हो गई, जैसे कि कैस्केटा होती है, अमरबेल होती है। ये क्या होती हैं कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपने आप कोई फूड नहीं बनाते, डायरेक्टली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, लेकिन बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पैरासाइट, ठीक है। अब बेटा जी हम आगे आ जाते हैं इसी वर्कशीट के अंदर। फूड चेन हमें आज पढ़नी है। फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। अब देखिए
फूड चेन का मतलब एक मतलब क्या होता है, चेन का मतलब सीरीज है, सीरीज का मतलब पहले से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, इस तरीके से एक सीरीज है फूड चेन की, मतलब फूड की सीरीज है एक तरीके से, ठीक है, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। देखिए समझते हैं क्या है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एज फूड, मतलब ये एक सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड की तरह, है ना। जैसे ग्रास है, ग्रास को खाता है डियर और डियर को खाता है लायन, ठीक है। तो ग्रास जो है वो फूड चेन का पहला एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है, डियर दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनी है, चेन बनी है कि ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा, ठीक है। तो फूड चेन इस तरीके से होती है। इन अ फूड चेन में होता क्या है, वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कोल्ड ट्रॉपिक लेवल, मतलब देखिए फूड चेन के अंदर क्योंकि एनिमल्स एक दूसरे को खा रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा भाई, इसने फूड खाया तो इससे इसको एनर्जी मिली, इसने फूड खाया तो अब जब लायन डियर को खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और हर एक लेवल मतलब हर एक जो जैसे डियर है ये इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। देखिए जैसे हम फूड चेन समझ लेते हैं, फूड चेन समझने के लिए ये देखिए, मान लीजिए प्रोड्यूसर था ग्रास, जो प्रोड्यूसर है उसने फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाया, इसको खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, ग्रास ओपर ने इसको खाया। ग्रास ओपर को खाने के लिए फ्रॉग आ गया। अब देखिए जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, उस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है जैसे फ्रॉग है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, इस फ्रॉग को जो खा रहा है उसको हम टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे, और इसको जो खा रहा है उसको हम फाइनल कंज्यूमर बोलेंगे। और इन सब की जो डेड और डिकेइंग बॉडी है या जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी इनकी डेड बॉडी है, वेस्ट है, उसको जो खाएगा, उसको जो फीड करेगा उसको हम बोलेंगे फंगी। मतलब उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर का एग्जाम्पल है फंगी, ठीक है। तो ये हो गया फूड चेन। फूड चेन के अंदर और भी हम चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ये देखिए फूड चेन के अंदर फूड चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। देखिए जैसे कॉर्न है, इसको खाने आया रैट मतलब ग्रीन प्लांट, और इसको खाया आउल ने, तो ये तीन ट्रॉपिक लेवल है, 3 लेवल है इनके अंदर, ठीक है। तो ये 3 लिंक की चैन हो गई। उसके बाद की यहाँ पे 4, जो कैरेट है उसको खाता है रैबिट, रैबिट को खाएगा फॉक्स, फॉक्स को खाएगा लायन, तो ये 4 लिंक्ड फूड चैन हो गई। इस तरीके से ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा पाइथन, पाइथन को खाएगा ईगल, तो ये 5 लिंक्ड फूड चैन हो गई। तो ये सारे फूड चैन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाते हैं हम, मेरे ख्याल से ही हमारा कंप्लीट हो गया था, एक सेकेंड रुकिए। हमने फूड चेन पढ़ ली। अब हम फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे कि हमें पता है कि जब फूड चेन में आप फूड खाते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे को खा रहा है, मतलब एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है ये चीज़ पढ़नी है। फ्लो ऑफ एनर्जी ना फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। अगर हम फूड चेन के अंदर बात करते हैं तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अभी हम अगली वर्कशीट के अंदर फूड वेब पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, ये हम अगली वर्कशीट के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम फूड चेन पढ़ते हैं। तो फूड चेन के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जो ग्रीन प्लांट है वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू इट फूड। जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट का 1%, मतलब सन के अंदर जो एनर्जी है उसका 1% लेते हैं, ठीक है। और आगे जब देखिए जैसे ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट के बाद में ये प्राइमरी कंज्यूमर मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इस तरीके से। तो देखिए ये सन था, सन से जो एनर्जी आती है वो आती है 1%, मतलब सन की एनर्जी का 1% ग्रीन प्लांट लेते हैं। अब इसके बाद जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है, मतलब ग्रीन प्लांट का 10% इसके पास गया, 90% एनवायरनमेंट में वापस चला गया। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका 10% सेकेंडरी के पास गया, 90% फिर एनवायरनमेंट के पास चला गया। फिर जो अगला आएगा वो 10% इसको देगा और 90% फिर एनवायरनमेंट के पास चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं 10% लो। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% एनर्जी यूज इन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसको हम समझने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल। ये देखिए ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। देखिए ये सनलाइट है, सनलाइट से ये 10% नहीं, ये 1% है। सनलाइट का 1% लेते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट है वो अपनी एनर्जी का 10% देते हैं अगले को, जो भी अगला कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है। और जो देखिए 10% दिया, जो 90% एनर्जी है ना वो किस में यूज होती है, रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, मूवमेंट में, वार्मथ में, जो भी लाइफ प्रोसेस है उसमें यूज होती है, ठीक है। 10% जो जितनी एनर्जी इसके पास है
अगर इस रैबिट को कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो जितनी एनर्जी रैबिट के अंदर थी उस एनर्जी का 10% ये वाला ऑर्गेनिज्म लेगा और बाकी 90% फिर इसमें यूज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं 10% लो, कि जो एनर्जी है उसका 10% ही ट्रांसफर होता है और बाकी 90% मतलब चला जाता है। देखिए इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई मतलब जो हर्बीवोर्स हैं, मतलब जो केवल प्लांट्स खा रहे हैं, उनके पास मैक्सिमम एनर्जी जाती है। जो हर्बीवोर्स हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी जाती है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे वो एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 जूल थी, 10,000 जूल का 1%, इस प्लांट के पास केवल 100 जूल गया। ठीक है, इस प्लांट के पास केवल 100 जूल गया, इसका 10% केवल 1 जूल, फिर इसका 10% 0.01, तो घटता जाएगा एनर्जी ट्रांसफर। तो इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। जैसे जैसे आप कार्निवोर्स में जाओगे, ओमनीवोर्स में जाओगे, वहाँ पर जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं 10% लो। ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चैन कंटेन 3-4 ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी है। 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी से 1% जो है इसके पास गई। पहला जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो प्लांट्स है, उसके पास 1% गई। ठीक है, उनके पास 1% गई। एक सेकंड देख लेते हैं, 4 0 है, यस 10%, मतलब 1% जाती है प्रोड्यूसर के पास, प्लांट्स के पास। अब देखिए इसका 10% जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, उसके बाद इसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, जिसको आप बोल सकते हैं कार्निवोर्स। फिर इसका 10% जाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स के पास, जिसको आप बोल सकते हैं ओमनीवोर्स। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं ना, ट्रॉपिक लेवल इसको बोलते हैं फूड चैन के अंदर जो अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट है उनको हम ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे एनर्जी की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो ग्रीन प्लांट खाने वाले लोग हैं या एनिमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। बाकी जो मतलब जो मीट खा रहे हैं या जो ओमनीवोर्स हैं उनमें क्या है, एनर्जी का जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है इसके अंदर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चैन, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए हार्मफुल केमिकल्स तो ऐड हो गए ही होंगे। जैसे जो ग्रीन प्लांट से हमने खाया, ग्रीन प्लांट से जो किसी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मान लीजिए इसके बाद थर्ड है, थर्ड के बाद मान लीजिए कोई और भी है। तो यहाँ से ग्रीन प्लांट से जो हमने खाया वो हमें मिला, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। जो फर्स्ट एनिमल को जब सेकंड एनिमल खाएगा, तो जब वो खाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होंगे। सेकंड वाले को थर्ड खाएगा तो हार्मफुल केमिकल्स होंगे। तो जो कंसंट्रेशन होती है हार्मफुल केमिकल्स की वो हर एक लेवल पे क्या होती है, बढ़ती जाती है, हर एक लेवल पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में पढ़ोगे तो इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन, सबसे ज़्यादा ह्यूमन में पाई जाती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बिकॉज हम ओमनीवोर्स हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं, हम प्लांट्स भी खा लेंगे, हम फ्लैश भी खा लेंगे, हम सब कुछ खा लेंगे। तो हर एक लेवल की इम्प्योरिटीज हमारे पास पहुंच जाएगी। ठीक है, एज दे आर टॉप ऑफ द फूड चैन, क्योंकि ये जो फूड चैन है इसके टॉप पर रहते हैं। मेरी बात समझ आई? तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब देखिए इन्होंने बोला 20,000 एनर्जी है, 20,000 एनर्जी या फिर जूल है, 20,000 जूल एनर्जी है हमारे पास कोई। ठीक है, इज एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल मतलब ये प्लांट के पास है। ठीक है, ये प्लांट के पास है। तो मुझे निकालनी है वोट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ। ठीक है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। इसको मिटा देते हैं ताकि मैं यहाँ एक बार लिख लूँ आराम से। देखिए अगर ये 20,000 है तो इसका 10% यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10% जाएगा। पहले एक बार 20,000 का 10% निकाल लीजिए, 10/100, 10% ऐसे ही निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 2000 जूल। 2000 जूल प्राइमरी लेवल पर है। अब यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर मुझे निकालना, तो सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, 2000 का 10% हम निकालेंगे। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटी, तो यहाँ पर आया 200 जूल। तो अगर हम सेकेंडरी लेवल पर हैं तो कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, 200 जूल। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो इसको समझ लेते हैं, दोबारा से देख लीजिए। जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास एनर्जी है 20,000 जूल, ये प्रोड्यूसर के पास है, मतलब ये प्लांट्स के पास है। हमें निकालनी है सेकेंडरी लेवल पर। ये प्राइमरी लेवल हो गया, ये सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी मतलब जो प्लांट्स के डायरेक्ट बाद आएगा। तो इसका 10% ही तो लेंगे हम,
है ना। जो प्लांट्स है वो तो 1% लेते हैं सन का, हालांकि उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्लांट्स है वो सन से 1% एनर्जी लेते हैं। उसके बाद जो जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो केवल 10% एनर्जी होता है। तो 20,000 का पहले आप 10% निकालिए ताकि आप प्राइमरी पर पहुंच जाए। तो 20,000 का 10% निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो 2000 जूल, मतलब यहाँ पर आया 2000 जूल। अब इसका 10% निकालिए, 2000 का 10% हम निकालेंगे तो आपके पास एनर्जी निकल जाएगी सेकेंडरी लेवल पे, तो यहाँ पे आया 200 जूल। तो जो सेकेंडरी लेवल होगी उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, 200 जूल। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, फूड चेन बनानी है किसकी, पोंड की और दूसरा फॉरेस्ट की। ठीक है, फूड चेन बनानी है पोंड की और फॉरेस्ट की। ये देखिए तो जो पोंड है, एक सेकंड रुकिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं। मैंने आपके लिए फोटो ली थी, ये देखिए ये ओशियन है या जो पोंड है उसकी फूड चेन है। मतलब शुरुआत में यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, देखिए फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो ओशियन के अंदर जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको खाएंगे। जू प्लैंक्टन मतलब जो वहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो खाएंगे, उनको खाएंगे। जो जू प्लैंक्टन उनको खाएंगे फिश लार्वा। ठीक है, उनको फिश लार्वा खाएंगे। और उसके बाद जो फिश लार्वा उसको खाएंगे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाएंगे प्रेडेटर। ठीक है, तो ये एक मतलब जो आपका पोंड है ये उसकी एक फूड चेन है। ये ओशन का भी हो सकता है, पोंड के अंदर भी सेम होता है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं। जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, और ये फिश मतलब इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का यहाँ पर। तो ये फूड चेन है किसकी, पोंड के अंदर। ऐसी अगर आपको मतलब प्लांट्स के फॉरेस्ट के अंदर देखनी है तो फॉरेस्ट के अंदर ये हो सकती है। कोई भी फूड चेन हो सकती है किसी भी लेवल तक, जिसको जहाँ तक आपको देखना हो। तो इनमें से कोई भी आप बना लीजिए तो आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया जो कि 10% लो के ऊपर डिपेंड था, वो हमने कर लिया, और फूड चेन हमने देख ली। ठीक है, तो ये सारा था। इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज वर्कशीट के बारे में जो जो हमने पढ़ना था वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है इसमें से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख दें ताकि मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।